अफगानिस्तान क्राइसिस की अगली सीरीज में ये एक छोटा सा सवाल मैं लेकर के आया हूँ कि भारत तालिबान को मान्यता अगर देरी से देगा तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं हैं। 20 साल पहले भारत का क्या रुख था और अब क्या रुख होने वाला है और भारत को क्या करना चाहिए। सवाल पहले ये किया जाना चाहिए कि तालिबान है कौन। ये तहरीक जब शुरू हुई थी तो पाकिस्तान के एबटाबाद के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सबसे पहले इसमें भेजा गया था। इन्हें हथियार बंद किया गया था। ये शुरुआत थी, लेकिन इनकी जड़ें अभी भी वही हैं, जो कि चिंता की बात न केवल भारत के लिए है बल्कि पूरी दुनिया के लिए ही उतना ही ज्यादा चिंताजनक है। तालिबान के पिछले शासनकाल और इस शासनकाल का सिर्फ इतना सा फर्क है कि पहले वाले में उसे मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार विश्व के 2 नहीं बल्कि 3 ताकतवर देश जैसे रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान को भी इसमें आप जोड़ लीजिए, यह सब उसको मान्यता दे रहे हैं। यूरोप के देश भी ऐसा ही करेंगे क्योंकि इसीलिए वो मानते हैं कि इस बार अपनी सुरक्षा में इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम संप्रभुता की तरफ देखेंगे तो संप्रभुता को देखते हुए भारत के लिए तालिबान से डील करना अब बेहद जरूरी हो चला है। डील में इंडिया जितना देरी करेगा उतना ही जल्दी फायदा पाकिस्तान उठाएगा। तालिबान के आने के बाद जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में चरमपंथियों की घुसपैठ की घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा करने की पूरी कोशिश करेगा। चैलेंजेस क्या क्या हैं मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, तालिबान की विचारधारा में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वो तब भी लोकतंत्र के खिलाफ थे और आज भी वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। हाल ही में की गई अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने ध्यान से सुना होगा तो सारी की सारी बातें वो सिर्फ हवाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने महिलाओं पर होते अत्याचार, पत्रकार और तमाम वो लोग जिन्होंने अमेरिका सैनिकों का साथ दिया था, उन लड़ाकों को भी मारा जा रहा है जो अफगानिस्तान की सेना में शामिल हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो किसी भी तरह की बदले की भावना से काम नहीं करेगा। तो सब बातें हवाई रही। वो पहले लोकतंत्र के खिलाफ थे और आज भी लोकतंत्र के खिलाफ हैं। इतिहास भारत और तालिबान का मैं आपको समझा देता हूं। भारत ने कभी भी तालिबान को मान्यता नहीं दी है। इससे पहले भी जब उनकी सरकार थी तब भी भारत ने राजनयिक भाषा में जिसे कहते हैं एंगेज करना, वो नहीं किया था। सिर्फ एक बार जब इंडियन एयरलाइंस के विमान का चरमपंथियों ने अपहरण कर लिया था तो उसे कंधार ले गए थे। तब पहली और आखिरी बार भारत ने तालिबान के कमांडरों से औपचारिक बातचीत की थी। फिर भारत ने हमेशा खुद को तालिबान से दूर ही रखा। आप सभी को ध्यान होगा कि अमेरिकी फौजों के हटने की प्रक्रिया से पहले जब दोहा में तालिबान के नेताओं के साथ बातचीत का दौर चल रहा था, तब भी भारत ने उनके साथ बातचीत करने का फैसला नहीं किया। पीछे के दरवाजे से भी तालिबान के नेतृत्व से बातचीत का भारत हमेशा से खंडन करता रहा। अच्छा दोस्तों, इसमें ना जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस समय कहते हैं कि अब ईरान भी साथ हो चला है अफगानिस्तान के। अगर आप पूरा मैप देखेंगे, भारत से सटा हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से सटा हुआ फिर उसका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से सटा हुआ फिर ईरान, और भारत से अगर देखेंगे चाइना भी सटा हुआ है। तो भारत की परिस्थितियां इतनी मुश्किल हो चुकी हैं कि वो अब तालिबान के मसले पे उसको अब एक मत फैसला लेना पड़ेगा। एक सल्यूशन के तौर पे कहा जाता है कि भारत को ना सिर्फ राजदूत को वापस भेजना चाहिए बल्कि भारत को चाहिए कि वो अपने सभी सलाहकारों को दूतावास में तैनात करना शुरू कर दें। आप सभी को याद है, ना चाइना ने अपना दूतावास बंद किया, ना ईरान ने, ना पाकिस्तान ने। पहले के तालिबान और इस बार के तालिबान में अंतर सिर्फ यही है कि इस बार के तालिबान का अब वैश्वीकरण हो चुका है और तालिबान इससे खुश है। ईरान, रशिया, चाइना और पाकिस्तान, मैप अगर आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भारत की परिस्थिति इस समय क्या है। कुछ लोग यह ऐसा कह रहे हैं कि भारत की समस्या अफगानिस्तान नहीं होनी चाहिए,
अगर समस्या है तो बहुत से बहुत सिर्फ यही है कि अफ़गान के लोगों को बुलाना और जो भारत ने पैसा अफ़गानिस्तान में लगाया है वो ही तो बर्बाद होगा और क्या भारत का नुकसान होगा। ऐसी जो बातें लोग कर रहे हैं वो एकदम मूर्खतापूर्ण वाली बातें होंगी। मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका असर हमारे देश पर पक्का पड़ने वाला है, ये एक कटु सच है। देखिए, भारत में हिंदू और मुसलमानों के रिश्ते पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ये सच्चाई है कि पिछले कुछ दशकों में देश में कट्टर हिंदुत्व के उभार हो रहे हैं। इस उभार से जो मानसिकता बनती, जो स्टीरियोटाइप निकल के सामने आता है, वही खतरनाक है। स्टीरियोटाइप में क्या बनता है कि सारे जो मुसलमान हैं वो पिछड़े हैं और धर्मांध हैं। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद मीडिया ने ऐसे ही मुसलमानों को हाईलाइट करके दिखाया है जो तालिबानी फतेह पर मस्त हैं और खुश हैं। और मीडिया इतना चालाक है कि उसने मुस्लिम जो संगठन है इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के द्वारा उस बयान को भी दिखाना जरूरी नहीं समझा। बयान क्या था मैं आपको बताता हूँ। बयान ये था कि अब धर्म आधारित राज्य का समय खत्म हो गया है और अफगानिस्तान में इस्लामी अमीरात बनाने की जो कोशिश है वही मनुष्य विरोधी है, कि भारत में भी हिंदू राज के लिए कोई भी जगह नहीं है। हमें सावधान रहना होगा कि मुस्लिम कट्टरता पर हमले के बहाने कहीं हम हिंदू सांप्रदायिकता को कहीं बढ़ावा तो नहीं दे रहे। अगर ऐसा हुआ तो काबुल की चिंता करते करते हम खुद को नष्ट कर देंगे। इंडियन मुस्लिम फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के बयान का ये अंश भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेटीएम मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।